तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम। बजट सेशन चल रहा है वफाक में भी, और वफाक में जिस तरह कराची को नज़रअंदाज किया गया है, सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर, उसके लिए कोई बड़ा तरक्याती मंसूबा वफाक की तरफ से नहीं रखा गया। K4 के लिए 25 अरब रुपए रखे गए, जिसका तखमीना लगभग 125 अरब के करीब है। उसके लिए 25 अरब रुपए रखे गए वफाक की तरफ से, जबकि वफाक को इस बात का शिद्दत से एहसास है और होना चाहिए कि पूरे पाकिस्तान का जो इन्फ्लक्स कराची की तरफ आता है और यहाँ का जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर 6% सालाना जो इन्फ्लक्स पूरे पाकिस्तान से रोज़गार के लिए यहाँ आता है, उसकी वजह से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो मुतासिर हो रहा है और जो बुनियादी सहूलतों का फुकदान पैदा हो रहा है, उसमें K4 इंतहाई ज़रूरी चीज़ है, ताकि यहाँ पर पानी की जो किल्लत है उसको किसी तरह कंट्रोल किया जा सके, कम किया जा सके। लेकिन वफाक ने सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले शहर के लिए K4 के मंसूबे के लिए भी सिर्फ 25 अरब रुपये रखे। और वफाक के बजट में जिस तरह जो बुनियादी चीज़ें तालीम से मुताल्लिक़ थी, चाहे वो स्टेशनरी है, बुक्स की तबात और उसकी फ़रोख्त है, और जो कमोडिटी आइटम्स हैं उन तक पर भारी टैक्सेस लगा दी। मीडिया हाउसेस भी इस बात के ऊपर एतराज़ कर रहे हैं कि उनको जो इश्तहार की मद में पैसे मिलते हैं उस पर भी टैक्स लगा दिया। मीडिया को भी कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान के अंदर तालीम से मुताल्लिक़ जो चीज़ें मैसर थी, मिसाल के तौर पर कंप्यूटर, मिसाल के तौर पर सस्ती किताबें, उन सब पर टैक्स लगा दिया। पाकिस्तान जो इंतहाई मुश्किल हालात से गुजर रहा है, और इन मुश्किल हालात के अंदर अगर हम ये समझें कि हमें कल अपने पाँव पे खड़ा होकर पाकिस्तान के कर्जे ख़त्म करके खुद मुख्तार और एक मजबूत रियासत के तौर पर इस दुनिया में उभरना है, तो ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी एजुकेशन, और फेडरल गवर्नमेंट ने सबसे कम तवज्जो एजुकेशन की, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने की और आपकी फेडरल गवर्नमेंट ने। मैं कुछ आदाद शुमार जो है वो अगर रखूं तो उसमें लोग एतराज़ कर सकते हैं कि आप मीडिया को कंट्रोल करने के लिए, सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए जो आपने रकम रखी, उसका निस्फ भी आपने वफाक में एजुकेशन के लिए नहीं रखा। यानी आप सोशल मीडिया की एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करने के लिए आप जो रकम रख रहे हैं उसका निस्फ आप एजुकेशन के लिए नहीं रख रहे। इसका मकसद है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट एजुकेशन नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया के अंदर जो सियासी एक्टिविटी हैं या जो लोग अपने मौक़िफ़ आवाम तक पहुंचाना चाहते हैं उसको कंट्रोल करना है। तो इससे मुल्क नहीं चलते। मैं तमाम सियासी जमातों से, बजट सेशन के अंदर दुनिया ने देखा है कि बहुत पुरजोश तकारीर हुई हैं वहाँ पे, और तमाम लोगों ने अवाम को ये इजहार किया है अपनी तकारीर से कि वो इस बजट से नाखुश हैं, लेकिन अमलन वो बजट के खिलाफ वोट डालने के लिए तैयार नहीं है या बजट की सपोर्ट न करने का फैसला करने के लिए तैयार नहीं है। मैं तमाम सियासी जमातों से, खुसूसन जो सिंध के अर्बन एरियाज से मुताल्लिक मुंतखब लोग हैं, उनसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि अगर वाक़तन हम अर्बन एरियाज से मुखलिस हैं और यहाँ के अवाम के दुख को महसूस करते हैं, तो ऐसे बजट को इंडोर्स न किया जाए, ऐसे बजट को सपोर्ट न किया जाए जो अवाम दुश्मन बजट। यानी आप लेवीज बढ़ा दिया आपने पेट्रोल के ऊपर, आपने सैलरी पर्सन के ऊपर टैक्सेस लगा दिए, आपने बुक्स की तबात के ऊपर टैक्सेस लगा दिए, पेपर पे टैक्सेस लगा दिए आपने, आप मीडिया को कंट्रोल करने के लिए मीडिया को जो इश्तहारात मिलते हैं उस पर आपने टैक्सेस लगा दिए। तो आप रेमिटेंस आपके कम हो गए हैं सियासी मुखालफत की वजह से, गवर्नमेंट के ऊपर अदम एतमाद की वजह से, और आप अपना एक्सपोर्ट बढ़ा नहीं रहे। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप इंडस्ट्रीज़ को डिस्करेज कर रहे हैं।
इंडस्ट्रीज को सपोर्ट नहीं कर रहे। मुमकिन है कि इसके अंदर यानी किसी जबान की बुनियाद पर किसी के मफादात वाबस्ता हों, लेकिन उससे मुल्क का नुकसान हो रहा है। मिसाल के तौर पर आप कराची में सनतों को पैसे लेकर जो इंडस्ट्रियल प्लॉट हैं उन्हें कमर्शियल में कन्वर्ट कर रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के मुताबिक आप स्टेटस चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप भारी रिश्वत वसूल करके आप इंडस्ट्रियल प्लॉट को कमर्शियल प्लॉट में तब्दील कर देते हैं और वहाँ पर प्लाजा बन रहे हैं, वहाँ पर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिसकी वजह से बेरोजगारी भी बढ़ रही है। और दूसरा, जो इंडस्ट्रियल प्लॉट आप उसका स्टेटस चेंज करते हैं तो कम वक्त में ज़्यादा पैसे अर्न किए जा सकते हैं, वहाँ पर बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग बनाकर कमर्शियल एक्टिविटी करके। तो इंडस्ट्रीज यहाँ से शिफ्ट हो रही हैं। पंजाब में 1 करोड़ रुपए एकड़ आपको इंडस्ट्रियल प्लॉट मिल रहा है, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है। और बकौल एक इंडस्ट्रियलिस्ट के, जो उसने अपने टीवी इंटरव्यू में कहा कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह मौजूद है कि 2 मंजिला बिल्डिंग के ऊपर भी वहाँ पानी के लिए मोटर की जरूरत नहीं है, पानी का इतना प्रेशर है। जब वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा उनको मिल रहा है और 1 करोड़ रुपए एकड़ जमीन मिल रही है, और यहाँ क्योंकि आप उसको कमर्शियल करने के बाद उसकी कीमत बढ़ जाती है, तो यहाँ 50 करोड़ रुपए एकड़ जमीन इंडस्ट्रियल प्लॉट्स की हो गई। तो जाहिर है कि लोग यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं पंजाब की तरफ। मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ कि उन्हें बाद में फिर कराची आना पड़ेगा, इसलिए कि यहाँ से रॉ मटेरियल पंजाब पहुंचाना और फिनिश गुड को वापस कराची लाके एक्सपोर्ट करना वो किसी इंडस्ट्रीज को सूट नहीं करेगा। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट इस मामले में गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रही है और इस बात का नोटिस नहीं लिया जा रहा कि इंडस्ट्रियल प्लॉट को कमर्शियल कैसे कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद। आप कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाइए तो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर आपको चेजअप मिलेगा। अगर आप साइट के अंदर चले जाइए तो बहुत बड़े इंडस्ट्रियल प्लॉट के ऊपर आपको मेट्रो मिलेगा। ये इंडस्ट्रियल प्लॉट के ऊपर कमर्शियल एक्टिविटीज जाहिर है उसका स्टेटस चेंज होने के बाद हुई है। आप वलीका को चले जाइए, वलीका बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी, कायदे आजम ने जिसकी ओपनिंग की थी, उस वलीका इंडस्ट्री के ऊपर आज प्लाजा बन रहे हैं, वहां की साइट तब्दील हो गई, कमर्शियल एक्टिविटीज स्टार्ट कर दी। जब आप कमर्शियल एक्टिविटीज स्टार्ट करते हैं तो इंडस्ट्रियल स्टेटस खत्म करने के बाद आप लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं। अगर इस शहर में बेरोजगारी बढ़ेगी, जो लोग रोजगार के लिए यहाँ आए हैं, तो जाहिर है कि फिर स्ट्रीट क्राइम बढ़ेगा। अगर इसी स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करना है तो यहाँ रोजगार के मजीद मौके निकालने पड़ेंगे, इसके बगैर आप स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल नहीं कर सकते। यहाँ पर जबान की बुनियाद पर जो डिस्क्रिमिनेशन है, यानी सपोर्ट और ज्यादती, ये सब खत्म करनी पड़ेगी। और जो कायदे कवानीन हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन फैसलों की रोशनी में हमें तहकीकात करनी पड़ेगी। मैं मुतालबा करता हूँ फेडरल गवर्नमेंट से भी कि ये मालूम किया जाए कि सनती प्लॉट्स कमर्शियल एक्टिविटी के लिए कैसे अलाउ किए गए, उनका स्टेटस कैसे चेंज हुआ, और फौरी तौर पर ये मजीद इन कार्रवाइयों को रोका जाए ताकि इंडस्ट्रीज का यहाँ से इंतकाल रोका जा सके, यहाँ से मुंतकली रोकी जा सके, उसका स्टेटस चेंज करने से आप लोगों को रोक सकें। अदरवाइज अगर इंडस्ट्रीज यहाँ से खत्म होंगी और यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो इस शहर के अंदर अमन व अमान कायम रखना मजीद मुश्किल हो जाएगा। यहाँ जंगल का कानून होगा, लोग एक दूसरे को मार के रोटी खाने पर मजबूर होंगे। तो फेडरल गवर्नमेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करे कराची में, क्योंकि पूरे पाकिस्तान की, हम कश्मीर को शहरक कहते हैं, मेरा ख्याल है कि कश्मीर को, मैं ये नहीं कहता कि वो शहरक नहीं होगी, लेकिन सब जानते हैं कि जो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी थी जिसको आप जम्मू कश्मीर कहते थे, वो खामोशी से इंडिया ने उसका मुतनाज़ स्टेटस ख़त्म करके उसको इंडिया का हिस्सा बना दिया और हम कुछ नहीं कर सके। तो बाकी मानदा जो कश्मीर है, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करे। और हम जिन हालात से गुजर रहे हैं तो हम उस कश्मीर को शहरक कहते हैं, उस कश्मीर को भी आप शहरक कहिए, लेकिन एक्चुअली शहरक आपकी जिससे पाकिस्तान की मईशत चलती है वो कराची, और इस कराची पर वफाक की कोई तवज्जो नहीं है। इस शहर के ऊपर सिंध के अर्बन एरियाज पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कोई तवज्जो नहीं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जितने बजट्स हैं उसके अंदर कराची के लिए कोई तरक्याती खती रकम नहीं रखी गई। बहुत मामूली सी रकम रखकर ये तासुर दिया गया कि हम कराची के लिए तरक्याती काम कर रहे हैं। हैदराबाद का हशर हुआ है, हैदराबाद में
ना पीने का पानी सही तरीके से मैसर है, ना वहाँ कोई सीवरेज का निज़ाम बेहतर है, ना कोई वहाँ पे सड़कें कोई तामीर हुई हैं, ना वहाँ कोई बड़े प्रोजेक्ट्स बने हैं। नए यूनिवर्सिटी और कॉलेज बनने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन हम उसी से मुल्क, उसी से करीब कासिमाबाद की डेवलपमेंट देखते हैं तो जाहिर है कि हमें उस पर हैरानगी होती है कि कासिमाबाद लतीफ़ाबाद के बाद स्टार्ट हुआ था, और आज कासिमाबाद को देखने के बाद हैदराबाद को देखते हैं तो अज़बियत बुरी तरह नजर आती है कि वहाँ अज़बियत का मुजाहरा किया गया। तो फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो अवाम दुश्मन बजट बनाए हैं, तो जो इस शहर की नुमाइंदगी करने वाले दावे करने वाले लोग हैं, वो इस बजट को कम से कम सपोर्ट करने की बजाय, अगर मुखालफत नहीं कर सकते तो बजट सेशन में सपोर्ट करने की बजाय एब्सटेन करें। मेरी दरख्वास्त है, मेरी अपील है, ताकि अवाम के सामने आप सुर्खरू हो सकें कि आपने अवाम दुश्मन बजट को सपोर्ट नहीं की। और अगर आप किसी की ईमा पर, किसी की डिक्टेशन पर अगर आप सपोर्ट करते हैं तो इसका मकसद है कि अवाम के मफादात को आपने पसे पुश डाल दिया। इसका हिसाब अवाम ज़रूर लेंगे। आज इस बजट के अलावा मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, वो ये है कि के इलेक्ट्रिक ने इस शहर को बुरी तरह मुतासिर किया। के इलेक्ट्रिक की जो गुंडागर्दी है, के इलेक्ट्रिक के जो जालिमाना तर्ज अमल है, उससे शहर के लोग बुरी तरह मुतासिर हैं। जो नेपरा ने उनको सहूलतें दी हैं, अभी 200 यूनिट के ऊपर नेपरा ने ये कह दिया कि 201 यूनिट होंगे तो 5,070 रुपए का फर्क एक यूनिट पे पड़ गया। ये कौन सा निज़ाम, ये कौन सा तरीक़ाकार है कि आपने अगर किसी ने 200 यूनिट इस्तेमाल किए हैं तो उसकी जो कीमत बनती है, अगर एक यूनिट एक्स्ट्रा किया तो उस एक्स्ट्रा यूनिट की वजह से उसको 5,070 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, यानी एक यूनिट की कीमत वो 5,070 रुपए देगा। एक गरीब आदमी पर आप ये कौन सा गुंडा टैक्स मुसल्लत कर रहे हैं। इस तरह के बहुत सारे जालिमाना तरीक़ेकार हैं कि इस शहर के अंदर, मैंने ये कहा था कि इस शहर के अंदर बहुत सारे लोग रोजगार के हुसूल के लिए यहाँ आते हैं। जो मैंने कहा कि लगभग जो नेचुरल ग्रोथ रेट है, बर्थ रेट है, उसके अलावा 6% पर एनम जो है यहाँ पर इन्फ्लक्स है पूरे पाकिस्तान से रोजगार के लिए। तो इसका मकसद ये कि 6% सालाना लोगों का बोझ हम उठा रहे हैं, और जाहिर है कि जब ये बोझ हम उठा रहे हैं और यहाँ 6% लोग जो रोजगार के हुसूल के लिए आ रहे हैं, उनका इंदराज उनके अपने आबाई इलाकों के अंदर है, तो जाहिर है NFC अवार्ड का जो पैसा मिलता है, और यही वजह है कि कराची की आबादी कम गिनी गई है कि उनका इंदराज जो है उनके अपने आबाई इलाके के अंदर है, जिसकी वजह से कराची की आबादी कम गिनी गई। यहाँ पर वो पानी इस्तेमाल करते हैं, बिजली इस्तेमाल करते हैं, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे उनको हाउसिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो जाहिर है कि यहाँ पर जो तलब और रसद है उसमें फ़र्क बहुत तेज़ी से बढ़ा है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन है, और इस इन्फ्लेशन का सबसे ज़्यादा अगर कोई विक्टिम है तो वो यहाँ का मुकामी है जो यहाँ पर रहता है, इसलिए कि तलब और रसद के अंदर जो फ़र्क पैदा हुआ है उसकी वजह से उस महंगाई का सबसे ज़्यादा असर यहाँ के मुकामी लोगों के ऊपर पड़ रहा है। तो अगर वो उन तमाम लोगों को खंदा पेशानी से कबूल कर रहे हैं और रोज़गार के मौके बाहर से आने वालों को यहाँ मिल रहे हैं, तो उस पाकिस्तान का ये बोझ उठाने की वजह से पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, वफाक की जो गवर्नमेंट है, उसको ये फैसला करना चाहिए कि जो वफाक के टैक्सेस हैं, GST आपने लगाया हुआ है, स्पेशल GST लगाया हुआ है, आपने गरीब आदमी के ऊपर इनकम टैक्स लगाया हुआ है उस बिल के अंदर, ये सारे टैक्सेस इस वजह से कि इन पर पहले ही बाहर से आने वालों का बोझ है जो यहाँ के मुकामी लोग उठा रहे हैं, तो ये टैक्सेस उनके ऊपर से खत्म किए जाएं ताकि कुछ उनको रिलीफ मिले। के इलेक्ट्रिक का इशू बहुत बड़ा इशू है, और मैं ये समझता हूँ कि के इलेक्ट्रिक के इशू को कोई पॉलिटिकल पार्टी, कराची को जब हम विजिट करते हैं तो कराची बहुत सारे मुल्कों से बड़ा शहर है, और कराची में जब आप निकलते हैं और आप हर 10 किलोमीटर पे जाते हैं तो आपको एक अलग कल्चर नजर आता है, और तमाम कल्चर के लोग किसी एक जमात के साथ जुड़ने के लिए तैयार नहीं। आप चाहे पीपल्स पार्टी को कौमी पार्टी कहिए, कौमी धारे की पार्टी कहिए, चाहे नवाज शरीफ साहब की पार्टी को आप कौमी धारे की पार्टी कहिए, लेकिन तमाम जगह लसानी रंग मौजूद है, और लसानी तौर पर लसानियत की वजह से लोगों की वाबस्तगियाँ हैं। ANP
चाहे वो कौमी धारे की पार्टी अपने आप को कहे, लेकिन जाहिर है एनपी पख्तूनों को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर हम पीपल्स पार्टी को देखते हैं तो पीपल्स पार्टी रूरल एरियाज को रिप्रेजेंट कर रही है, अर्बन एरियाज को रिप्रेजेंट नहीं कर रही। तो हर जगह पर लसानी रिप्रेजेंटेशन मौजूद है। तो इस शहर के अंदर जब हर 10-15 किलोमीटर के ऊपर अब आपको एक नई सकाफत मिलती है, तो इन सबको जोड़कर ही इस कराची के मसाइल को हल किया जा सकता है। कराची का जो के इलेक्ट्रिक का विक्टिम है वो पठान भी है, पख्तून भी है, सिंधी भी है, बलोच भी है। यहाँ मुख्तलिफ मसलक के लोग जो रहते हैं वो लोग भी जाहिर है कि इसके विक्टिम हैं। तो मैंने और मेरी पार्टी ने कोशिश की कि तमाम लोगों को, तमाम मसलक के लोगों को, मजहबी जमातों को, तमाम दीनी और सियासी जमातों को, और जो सनतकार हैं, जो सनतकारों को रिप्रेजेंट करती हैं तंजीमें, मिसाल के तौर पर काटी है, निकाटी है, साइट है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, बिजनेसमैन ग्रुप है, इन सबको भी हमने इनवाइट किया है। आल पाकिस्तान ताजिर एसोसिएशन के लोगों को भी इनवाइट किया है। हमने आल सिंध ताजिर इत्तेहाद को भी इनवाइट किया है। हमने सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की है कि वो कॉन्फ्रेंस में आए फर्स्ट को, और मैं आपकी तवज्जो से आवाम को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला 1 तारीख को के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कोई कॉन्क्रीट सोल्यूशन तलाश करके उस कॉन्फ्रेंस का एंड होगा, और फ्यूचर में मुश्तरका हिकमत अमली बनाकर आइंदा हम कोशिश करेंगे कि तमाम सियासी जमातें कम अज़ कम एक नुक्ते के ऊपर अवाम को के इलेक्ट्रिक के मजालिम से निजात दिलाने के लिए मुश्तरका जिद्दोजहद पे हम उनको राज़ी कर लेंगे, और मुश्तरका जिद्दोजहद ही के इलेक्ट्रिक को लगाम डाल सकती है। कोई सियासी जमात तनहा इस कराची शहर के मामला को हल नहीं कर सकती है। और अगर हम इस मामले में कामयाब होते हैं तो मैं अवाम को उम्मीद दिलाता हूँ कि जाहिर है कि इस शहर के बहुत सारे मसाइल हैं। मिसाल के तौर पर पानी है, मिसाल के तौर पर यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपस के झगड़े हैं लसानी बुनियादों पर। तो ये तमाम मामलात एक मरतबा अगर एक नुक्ते के ऊपर हमने जॉइंट वेंचर किया, हमने मुश्तरका जिद्दोजहद शुरू की, तो इंशाअल्लाह ताला हम ये दाग बेल जो आज डालने जा रहे हैं फर्स्ट को, इसके जो मजबूत नताइज हैं वो फ्यूचर में नजर आएंगे। तो मैं आवाम को यकीन दिलाता हूँ कि 1 तारीख को मैं जिन लोगों से भी मिला हूँ, मैंने हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट की कि वहाँ प्रोग्राम में, कॉन्फ्रेंस में आना है। मैं आपको ये बताऊं कि मैं जिसके पास भी गया, मैंने सबको इस शहर में के इलेक्ट्रिक के मजालिम से निजात दिलाने के लिए सिंसियर पाया। सब ने बड़े खुलूस के साथ इस पर कोशिश करने का यकीन दिलाया कि इस पे हम सब मिल के कोशिश करेंगे, और वो के इलेक्ट्रिक के जो मजालिम है उस पर खुश नहीं है। और मुझे इस मामले में अवाम के साथ उनकी सिंसियरिटी पर कोई शक नहीं है, और मैं बड़े यकीन से कह सकता हूँ कि 1 तारीख को इंशाल्लाह कोई ना कोई बेहतरीन हल तलाश करके कॉन्फ्रेंस का एंड होगा। मैं एक जनरल के इजलास था हमारा, तो उसमें मैंने बाकायदा कारकुनान को ये कहा था, यानी मैं अब शजरकारी की नुक्ते पर बात करना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक अपनी जगह एक हमारे लिए प्रॉब्लम है, लेकिन दुनिया में क्लाइमेट चेंज आ रहा है, दुनिया के अंदर मौसम की तब्दीलियां आ रही हैं, और पाकिस्तान भी ज़ाहिर है उससे मुतासिर हुआ है, और कराची में भी इस मरतबा मामूल से ज़्यादा गर्मी पड़ी, और मुमकिन है कि आइंदा आने वाले वक्तों में इसमें मज़ीद शिद्दत पैदा हो। हम के इलेक्ट्रिक के मजालिम अपनी जगह पर हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इन तमाम मामलात को हल कर भी लिया जाए, तब भी बिजली वाहिद हल नहीं है कि आप गर्मी की शिद्दत को इस बिजली के ज़रिए कम कर लें या कंट्रोल कर लें। हमें इस शहर के अंदर ये तस्लीम करना चाहिए कि हमने दरख्त काट कर इसको कंक्रीट का जंगल बना दिया इस शहर को। यहाँ पर जो सनतें हैं वो बगैर किसी कानून के गैसेस खारिज कर रही हैं, धुआं खारिज कर रही हैं, और कोई रोकथाम नहीं। इस शहर में जो गर्मी की शिद्दत है वो इस वजह से भी है कि जो ट्रांसपोर्ट चल रही है वो यहाँ पर ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट बगैर रूट परमिट के, क्योंकि पुलिस अफसरान की ट्रांसपोर्ट है, वो चल रही है, और जिसका रिजल्ट ये है कि वो उनकी
क्या कहते हैं उसको, जो फिटनेस की जो टेस्ट है उसकी उन्हें जरूरत नहीं होती। रिजल्ट ये है कि वो धुआं निकालती हुई पूरे शहर के अंदर घूम रही होती। इन सारे हालात के अंदर आप अगर इस गर्मी की शिद्दत को कंट्रोल कर सकते हैं तो उसके लिए हमें सबको शजरकारी के ऊपर काम करना पड़ेगा। मैंने अपने साथियों से भी कहा था कि हर कारकुन कम से कम एक पौधा लगाकर उसका वीडियो क्लिप बनाकर और अवाम को रिक्वेस्ट करे। और मैं आज आप लोगों के तवज्जुह से इस शहर के तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि देखिए, ये मौसम जो मानसून का मौसम है जिसमें अब बारिशें शुरू हो रही हैं, इस मौसम के अंदर हम जितने ज़्यादा दरख्त अपने शहर में लगा सकते हैं वो लगाएं। मैं ये समझता हूँ कि ये इस मौसम के अंदर जो दरख्त हम लगाएंगे वो सरवाइव कर जाएंगे, इसलिए कि हमारे पास वक्त नहीं होता कि हम पौधों को पानी डाल सकें। अगर आज हम पौधे लगाते हैं और उसकी क्यारी की डेप्थ हम 4-6 इंच की रख लेते हैं तो पौधा लगाने के बाद उसमें इतनी डेप्थ इसलिए रखी जाए कि पानी बारिश का स्टोर हो सके और वो पौधे सरवाइव कर जाएं। पौधे बड़े लगाए जाएं, छोटे ना लगाए जाएं कि जिन्हें चुड़िया ना चुग ले। अगर हम 3-4-5 फुट के पौधे लगाते हैं तो इस सीजन के अंदर वो पौधे सरवाइव कर जाएंगे। दूसरा, मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा उन लोगों से कि जो इस शहर में कमा रहे हैं, चाहे वो बिल्डर्स हों, मैं आबाद के लोगों से भी दरख्वास्त करता हूँ और अपील करता हूँ कि देखिए, इस शहर को आपने छोटे छोटे प्लॉट्स के ऊपर ग्रीनरी खत्म करके हाई राइज बिल्डिंग्स बनाई हैं। कंक्रीट का जंगल इस शहर को आबाद ने बनाया है, बिल्डर्स ने बनाया है। इन बिल्डर्स का फर्ज बनता है कि इस शहर की इस तपिश को कम करने के लिए वो प्लांटेशन करने में हमारी हेल्प करें, इस शहर के लोगों की हेल्प करें और वो पौधे खरीद कर लोगों को तोहफतन दें ताकि इस शहर में लाखों की तादाद में पौधे लगें। इसी तरह मैं इंडस्ट्रियलिस्ट को अपील करता हूँ कि जितनी एसोसिएशंस हैं, मैंने कल काटी को भी कहा, मैंने निकाटी के पास जब हम गए थे तो वहाँ उनसे भी मैंने कहा कि आप लोग पौधे लगाने के लिए लोगों को तोहफतन पौधे खरीद के दीजिए, इसलिए कि आम आदमी हो सकता है कि 200 रुपए का पौधा ना खरीद सकता हो, लेकिन अगर यही सनतकार जिनकी वजह से इस शहर की शिद्दत गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, यही बिल्डर्स जिन्होंने इस शहर को कंक्रीट का जंगल बना दिया, अगर ये लोग तोहफतन पौधे खरीद कर हजारों की तादाद में तकसीम करें और हर तंजीम हजारों की तादाद में करे तो कई लाख पौधे इस शहर में लग सकते हैं और अगले साल फिर लगाए जाएं तो कुछ साल के बाद इस शहर के टेम्परेचर को हम पौधों के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। हम सिर्फ बिजली पर इन्हिसार नहीं कर सकते, हमें जो कुदरत का एक निज़ाम था उससे लड़ना नहीं चाहिए था। इस शहर में हमने दरख्त खुद काटे हैं। मैंने अभी कल वीडियो क्लिप देखा है, लोगों ने कहा कि इस गर्मी से लोग मर रहे हैं, तकरीबन को 3 दिन में 500 लोग मर गए इस गर्मी की शिद्दत से। एडी और चीपा का जो रिकॉर्ड बताता है कि गर्मी की शिद्दत से 500 लोग इस शहर में मर गए, लेकिन किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया। शहर के दरख्त आज भी कटे हुए उसी सड़क के मेन जो सेंट्रल आइलैंड है उसके ऊपर पड़े हुए एफटीसी के पास। हमें अवाम को अपने शहर के दरख्तों की हिफाजत करनी चाहिए और जो लोग काट रहे हैं उनको रोकना चाहिए कि ये शहर के अंदर दरख्त इस बेदर्दी से काट के और फरोख्त ना किए जाए। और तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि वो शजरकारी में भरपूर हिस्सा लें, अपने आने वाली नस्लों को इस गर्मी से, जो मौसम की तब्दीली पूरी दुनिया में आ रही है, उससे बचाने के लिए। बिजली वाहिद जरिया नहीं है उस तब्दीली से लड़ने का। हमें पौधे लगाने होंगे आइंदा आने वाली नस्लों के लिए। जाहिर है कि वो पौधा आज काम नहीं आएगा, लेकिन तीसरी जमात में हमने पढ़ा था ना कि भाई आम का पौधा जो है और तुम लगा रहे हो तो तुम तो नहीं खा सकते, तो जवाब दिया कि भाई जिस पौधे का फल मैं खा रहा हूँ वो मैंने नहीं लगाया था, मेरे बुजुर्गों ने लगाया था, तो आज जो मैं लगाऊंगा वो कल मेरी नस्ल उसका फल खाएगी। तो अगर आज हम प्लांटेशन करते हैं तो इस शहर के आने वाली नस्लों को गर्मी की शिद्दत से हम बचा सकते हैं। तो मेरी बहुत दर्दमंदाना अपील है अवाम से कि थोड़ी सी मेहनत करें और पौधे लाजमी लगाएं, इसको अपना फर्ज समझें। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। कुछ सवाल अगर आपके जहन में हो तो फिर हम चाय पी लेते हैं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है जुलाई को, तो उसमें जो सियासी जमातों से आप मिले, नून लीग, एमके, पीपल्स पार्टी, दीगर जमातों से, तो वो तो खुद हुकूमत में बैठी हुई है, वो कैसे के इलेक्ट्रिक के खिलाफ जो है वो आवाज बुलंद करेंगे या आवाम को जो है वो के इलेक्ट्रिक के जुल्म से निजात दिलाएंगे? नहीं, देखिए, अगर
वफाक के अंदर वो लोग हैं, गवर्नमेंट का हिस्सा भी है। मेरा ख्याल है आप मुत्तहदा की तरफ निशानदेही कर रहे हैं, नून लीग भी है, बस पार्टी नून लीग भी है, कोई बात नहीं। अगर वो लोग आते हैं और जाहिर है कि अगर उस ज्वाइंट रेजोल्यूशन पे वो लोग भी एग्री करते हैं कि हाँ वफाक को वो टैक्सेस खत्म करने चाहिए जो उन्होंने एक्स्ट्रा लगा रखे इस शहर के ऊपर स्पेशली, इसलिए कि इस शहर के लोग ऑलरेडी बोझ उठा रहे हैं उन लोगों का जो बाहर से आए, जिसकी वजह से यहाँ इन्फ्लेशन पैदा हुआ है। यहाँ पे महंगाई बनिस्बत पाकिस्तान के दूसरे इलाकों के ज्यादा है, हम विक्टिम है, तो हमें रिलीफ थोड़ा सा मिलना चाहिए। दूसरी बात ये कि हम सबसे ज्यादा टैक्स दे रहे हैं, हमें उस नाते ही कम से कम कुछ रिलीफ मिलना चाहिए। इस वक्त लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं, लोग अपने बच्चों की फीसें जमा नहीं करवा पा रहे। आप इस जालिमाना तरीक़ेकार को ही कम से कम एड्रेस कर लीजिए, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, चाहे वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, कि भाई 200 के बाद 1 यूनिट अगर एक्स्ट्रा यूज किया तो 5000 उस पर आप कौन सा गुंडा टैक्स लगा रहे हो। मुझे उनके मासूम बच्चों का क्या कसूर है कि वो अपने हलक का निवाला निकाल के आपको 5070 रुपए दें 1 यूनिट की, क्यों दें। तो इन तमाम मामलात के ऊपर चाहे गवर्नमेंट के अंदर बैठे हों, लेकिन जाहिर है कि गवर्नमेंट में गए किसकी वजह से, किसके वोटों से गए। अगर गवर्नमेंट में जाने के बाद अपनी आवाम को ही आदमी भूल जाए तो आवाम पे जाहिर है उनसे सवाल तो करेंगे। मेरा ख्याल है कि ये सब आएंगे इंशाअल्लाह ताला और ये भी हेल्प करेंगे इस मामले में। जो मेरी डिस्कस हुई, जो मैं लोगों से मिला, तो मुझे लगा यही कि ये इस मामले में खामोश नहीं रहेंगे और अगर सब मिलके कोई मुश्तरका हिकमत अमली बनाते हैं तो बेहतर है और गवर्नमेंट के लोगों के जरिए गवर्नमेंट को अप्रोच करना मुमकिन है आसान हो जाए। हम उनके जरिए गवर्नमेंट को अप्रोच करें कि भाई ये हमारे साथ जुल्म हो रहा है। अगर गवर्नमेंट की जमातें जो गवर्नमेंट में शामिल है, अगर वो भी उस कॉन्फ्रेंस में शरीक होती हैं और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर अवाम की और वहाँ शुरा की अगर कोई मुश्तरका करारदाद बनती है और वो उसके ऊपर साइन करते हैं तो उसके हिस्सेदार होंगे ना, तो फिर वो गवर्नमेंट से वो भी बात कर सकते हैं। और भाई अभी गवर्नमेंट के लिए कुछ मुद्दा है, कुछ अर्से पहले भी कह रहे थे कि आप तक बयान किया था स्टेट लोकेशन के हवाले से, टैक्स के हवाले से, तमाम चीज़ों के हवाले से। अगले दिन जो है वो केएलएफ ने जो है वो आईना दिखा दिया, मतलब केएलएफ का ब्लैकमेलिंग को कराई, तो बता दी भाई आपके इन इदारों पे कितने इतने पैसे हटाए, उसके बाद फिर जो काम होता है आप कैसे तवक्का कर सकते हैं कि ये लोग जो है आपकी जो है वो आवाज पर या आप जो करारदाद बनाएंगे उस पर मुस्तकिल हो जाएंगे। देखिए हम पूरी कोशिश करेंगे और मैं नाउमीदी की बात पहले से क्यों करूँ, इसलिए कि जब हमने उनको दावत दी है और उन्हें हमने जो तजवीज़ करदा जो करारदाद है उसका मतन भी हमने उनको भेजा है और हमने उनसे कहा है कि अगर इसमें कोई आपने अपनी तजवीज़ भी शामिल करनी है तो आप हमें बता दीजिए। तो उसके बाद अगर उन्होंने यानी आने पर रजामंदी जाहिर की है तो उसका मकसद है कि वो हमारे उन पॉइंट से एग्री करते हैं और उस पर साइन करने में उनको कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए। हमें तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट के लोगों को गवर्नमेंट तक रसाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए।